कुछ आलोचकों का कहना है कि आप जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक फेस के लिए कर रहे हैं। उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि राजनीति किसी का विरासत नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो योग्य होगा वो नेतृत्व करेगा और राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति को व्यवसाय बनाना, रोजगार का साधन बनाना वो गलत है। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको आप पूछिए कि आपकी पहचान क्या है। मेरा लक्ष्य जीवन का ये नहीं है कि मैं विधायक और सांसद बनूँ। हुँ, मेरा लक्ष्य है कि मेरे प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव से अपने क्षेत्र के लोगों को, जो बलिया को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, हुँ, इसके लोगों के जीवन स्तर को मैं अपने अनुभव से कैसे लाभान्वित कर सकता हूँ, बेहतर बना सकता हूँ। जो लोग राजनीतिक विरासत वाले लोग हैं, अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है, इसलिए उनको मेरे खिलाफ बोलने, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने, मेरे की आलोचना करने के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मैं एक स्वास्थ्य केंद्र मोबाइल हेल्थ यूनिट लेकर आया, आप 4 लेकर आइए। आप भी अच्छा काम करिए। अगर आपके अंदर योग्यता है, जनता आपको मौका देगी। अरे पद तो हमारे पास है, प्रतिष्ठा हमारे पास है। एक देश का सब सर्वोच्च परीक्षा पास करके आए हैं, इसी मिट्टी से निकल करके। जिसको पद की लालच है वो परेशान है। मुझे कोई पद की लालच नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि ये तपोभूमि है बलिया, संत महात्माओं की धरती है, आशीर्वाद मिलता रहे और मैं ऐसे ही जनसेवा करता रहूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोकमचान। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में एक मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं, जिनका नाम है श्री निर्भय सिंह। वह भारतीय रेलवे में आईआरटीएस अधिकारी हैं। भारतीय रेलवे में इतने बड़े पद पर होते हुए वह सामाजिक कार्यों में निरंतर सक्रिय रहते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी मुख्य योजनाओं के बारे में, जो वो सोशल वर्क करते हैं, आगे क्या उनकी जो मुख्य सोच रहेगी उसके बारे में, और जो स्वास्थ्य विभाग है, जो नेचर इन्वायरमेंट है, और भी जो शिक्षा है, उसके बारे में हम लोग इनसे इनकी राय लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है भैया हमारे जी, चैनल में। सबको प्रणाम, आप सबको और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप एक सोशल वर्कर हैं, एक बड़े पद पर भी हैं रेलवे विभाग में, आईआरटीएस के पद पे आप हैं, आई थिंक सीपीटीएम है आप, राइट? जी, उतने बड़े पद पर रहते हुए आपने सामाजिक कार्यों में अपना जो योगदान दे रहे हैं, जब भी छुट्टी आते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इसके पीछे की मुख्य भूमिका क्या है? जी, इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जब से नौकरी में आया हूँ, हर साल मैं गाँव पे आता था और अपने गाँव के आस-पास 10-20 गाँवों में मैं विगत 25 सालों से ये सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। उसका दायरा सिर्फ़ थोड़ा-सा हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि जैसे-जैसे आप नौकरी में वरिष्ठ होते हैं, आप जो है संसाधनों से परिपूर्ण होते जाते हैं, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती जाती है, आपकी पोजीशन अच्छी होती जाती है। तो पहले मेरे गाँव के आस-पास के 10, 15, 20 गाँवों में हम सामाजिक कार्य करते थे, हर आदमी के सुख-दुःख में भाग लेते थे। अभी हम थोड़ा उसको और बड़ा स्तर पे कर रहे हैं और उसी क्रम में हम अब जब भी छुट्टी मुझे मिलती है, मैं अपने क्षेत्र में आता हूँ, लोगों के सुख-दुःख में भाग लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अनुभव, प्रशासनिक अनुभव और शैक्षणिक अनुभव से हमारे क्षेत्र को, जनता जो रहने वाली है, उनको क्या लाभ हो सकता है, किस तरीके से हम उनके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हुँ, हुँ। उसी के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और प्रयास करता हूँ। तो ये जो आपका सोशल वर्क है, ये क्या एक इसका कोई क्षेत्र निर्धारित है, या फिर आप कहीं भी, मतलब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी आप ये चीज़ जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो ये कर सकते हैं? या इसका केवल एक एक बात करें तो दोआबा क्षेत्र में हम देखें निरंतर आप सक्रिय रहते हैं, तो क्या ये पूरे जिला में आप करेंगे या फिर केवल एक क्षेत्र में, किसी एक देख विधानसभा में? देखिए, किसी भी आदमी के पास तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे पास वैसे संसाधन नहीं है कि मैं एक साथ पूरा जिला या पूरा प्रदेश या ईस्टर्न यूपी को कवर कर लूँ। अभी हम लोग का पूरा फ़ोकस अपने विधानसभा बैरिया पे है। बैरिया विधानसभा के लोगों के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, लोगों को कैसे जागरूक करें, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक क्षेत्र स्पेसिफ़िक की बात है, 2021 में जब कोरोना काल में हुँ, पूरे ज़िले में ऑक्सीजन की त्राहिमाम चल रही थी, उस समय हमने अपने दोस्तों के मदद से, अपने नेटवर्किंग के माध्यम से हमने 10 ऑक्सीजन मशीन भिजवाया, जो रेवती, साँतवार, बिरवारबारी, बांसटी, सीएचसी प्लस कोटवा,
सोनबरसा, मुरली छपरा और सोनवानी, हम्म, ये 2 विधानसभा है, बांसटी और बैरिया। दोनों विधानसभा जो बलिया के पूरब साइड में है और 2 नदियों के बीच में है, जहाँ पे स्पेसिफिक बाढ़ की समस्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है, उन क्षेत्रों में मैंने काम किया। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक विधानसभा या किसी क्षेत्र के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मेरा प्रयास पूरे ज़िले के लिए होगा, लेकिन वर्तमान में मेरा बैरिया पर फोकस इसलिए है कि हमारे पास सीमित संसाधन है और उस सीमित संसाधन में पहले एक विधानसभा को अगर हम टारगेट करके उसके लोगों को जागरूक करके उनके जीवन में कुछ बदलाव ला करके उनके जीवन को बेहतर करके युवाओं के हाथों में रोजगार दे करके अगर हम कुछ अच्छा मॉडल प्रस्तुत करें, उसको हम लोग ज़िले के अन्य विधानसभा अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने बोला आप द्वारा विधानसभा में ज़्यादा सक्रिय हैं। कुछ बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों के बीच में, किसी भी जगह पे अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसी जो मुख्य समस्याएं हैं जो आपकी नज़र में हो? देखिए, हमारे बैरिया विधानसभा की 3-4 प्रमुख समस्याएं जिसका स्थायी समाधान करने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम जो सबसे खराब स्थिति है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो शिक्षा का खराब स्तर है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। बेरोजगारी शिक्षा के खराब स्तर होने का परिणाम है और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और हम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, गांव, समाज, हर जगह मैं जा रहा हूँ, हर समय में जाता रहता हूँ, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो। आज आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, इसके बावजूद भी मैं सुबह से लगा हुआ हूँ। वृक्षारोपण के माध्यम से मैं जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनको जागरूक करता हूँ। स्कूलों में जाकर के छात्र और टीचरों को जागरूक करता हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए, शिक्षा का स्तर में सुधार के लिए गार्जियन, अध्यापक और छात्र छात्राओं, ये तीनों का रोल है। जब तीनों अपना अपना दायित्व तो ठीक से नहीं निभाएंगे, कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। उस कार्यक्रम के लिए मैं घूमता रहता हूँ। शिक्षा का खराब स्तर प्रथम प्रमुख समस्या है, जिसका परिणाम बेरोजगारी है। दूसरी प्रमुख समस्या हमारे यहाँ है बाढ़ की समस्या है, जिससे हमारे क्षेत्र के कम से कम 30-35 गांव प्रभावित हर साल होते हैं, जिसमें लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। पूरे पुरखों की ज़मीनें और मकान नदी में विलीन हो रहे हैं और पिछले 50 सालों से हर साल हम लोग टेम्परोरी काम करते हैं। 40-50 करोड़ रुपया आता है, वो काम होता है, लेकिन उससे न तो बाढ़ रुकती है, न कटान रुकता है, न लोगों का जीवन और सामान बचता है। मेरा मानना है कि इसके लिए एक बृहद कार्यक्रम बना करके इंटीग्रेटेड वे में एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान करने की ज़रूरत है। और ज़िले में जो भी प्रशासनिक पद पे लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनको इनिशिएटिव लेकर के एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। प्रशासन के थ्रू, जिला प्रशासन के थ्रू शासन में भेज करके उस कार्य को स्वीकृत कराना चाहिए, ताकि बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान हो सके। तीसरी प्रमुख समस्या जो मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और स्वास्थ्य की जो सेवाएं उपलब्ध है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं उपलब्ध है। सरकार अपने स्तर पर बेहतर कर रही है और प्रयास भी कर रही है कि बेहतर और सुविधाएं दी जाए, लेकिन इसमें सुधार की अभी गुंजाइश है। हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। उस क्रम में स्वास्थ्य सेवा को ठीक करने के लिए मेरा मानना है कि हॉस्पिटल तो हैं, इक्विपमेंट तो हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, लेकिन वहाँ पे मरीजों को जिस प्रकार का ट्रीटमेंट चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसको सुधार करने की ज़रूरत है और इसमें मैं एक सरकार को मैं सुझाव या मेरे तरफ से जो मेरी जो जितना बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है, उतना मैं यही कह सकता हूँ कि सरकार जिस तरीके से अध्यापकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे बैन लगा रखा है, उसी तरीके से डॉक्टरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे बैन लगा दिया जाए, या डॉक्टरों की भर्ती करते समय उसमें एक स्पष्ट नियम बना दिया जाए कि जब भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आपको नौकरी देगी, प्रथम 5 साल आपको स्वास्थ्य केंद्र पे काम करना है, उसके अगले 5 साल आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे काम करना है, उसके अगले 5 साल आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे काम करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करना है, उसके बाद आप महानगर में जाएंगे। अगर ये 15 साल की बैन लगा दिया जाए तो कोई भी डॉक्टर जो छोटे जगहों पे, जो छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पे पोस्टिंग होती है, वो अगले दिन से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लग जाता है कि मैं बड़े जगह पे, बड़े शहर में, अच्छे शहर में चला जाऊं, वो प्रयास करना बंद कर देगा।
तो ठीक जब डॉक्टर हॉस्पिटल पर रहने लगेंगे तो मेरा मानना है कि बेहतर इलाज करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी सेवा भाव से आते हैं। हम्म। उनका भी दायित्व होता है कि आप जनता के बीच में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। जैसा कि आपने एक सुझाव दिया कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र रोक दी जाए 5 सालों के लिए, 10 सालों की जो भी एक अवधि है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, आपके संज्ञान में भी होगा, जो गवर्नमेंट में ड्यूटी करने के साथ साथ अपना उनका एक प्राइवेट क्लिनिक है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को बंद करने के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत जो गरीब है, जो जनता है, उनको सही रूप से सेवा नहीं मिल पाती है। जी जी। हाँ। तो जो जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, उनको क्या होता है कि इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा वंचित रह जाते हैं। उनको सही रूप से सेवा नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो आधे टाइम अपने प्राइवेट क्लिनिक में रहते हैं, आधे टाइम पे गवर्नमेंट में अपने जो गवर्नमेंट उनका जो हॉस्पिटल है, जहाँ उनकी ड्यूटी रहती है, वहाँ रहते हैं। आपके संज्ञान में ऐसा कुछ है? क्योंकि ये जो है आम जनता इसके ऊपर बहुत ही जो है आवाज़ उठा रही है, जो हमारे ज़िले की जो स्वास्थ्य विभाग है, इसके ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, और जो डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है उसके बाद नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। हुँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम रेलवे में तो देते हैं, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में भी वो दिया जाता होगा हुँ, कि डॉक्टर प्रैक्टिस न करे उसके लिए अलग से अलाउंस डॉक्टरों को दी जाती है। हुँ, अब प्रश्न ये है कि डॉक्टर भी उसी समाज के हिस्से हैं जहाँ पे अर्थ प्रधान समाज है, और उस समाज के हिस्से हैं तो वो लोग भी ये काम करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हुँ, लेकिन मेरा मानना है कि इसको सिर्फ नियम कानून और छापेमारी करके नहीं रोका जा सकता है। समाज में अच्छे प्रतिमान स्थापित करने के लिए व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना होता है। हुँ, जब तक स्वतः आप अनुशासित नहीं होंगे, किसी नियम और कानून के तहत आपको रोका नहीं जा सकता। और डॉक्टर भी इसी समाज के हिस्से हैं, और समाज में आप आजकल देख ही रहे हैं, अर्थ प्रधान समाज है। हर आदमी अर्थ से जुड़ा हुआ है, वो सारे संबंध धीरे धीरे तार तार हो रहे हैं। मेरा मानना है कि इसके लिए एक जन जागरूकता और चरित्र निर्माण पे हम लोगों को काम करना होगा, ताकि समाज में जागरूकता है, समाज में लोग अपने को राष्ट्र और समाज की समस्याओं से जोड़े और अपना व्यक्तित्व और चरित्र को सुधारें। ठीक है। तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। जो एक और चीज़ होती है, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से रिलेटेड क्वेश्चन है। दवाइयाँ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ हैं, पहले के भांति आज के टाइम पे बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है इस मैटर में। बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में ही मिल जाती हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाइयों को पर्ची में ना लिखकर डॉक्टर क्या करते हैं कि उसे बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, जिससे उनका कमीशन फिक्स होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा इसके बारे में यही कहना है कि ये व्यक्ति सेंट्रिक समस्या है। हुँ, कोई डॉक्टर अगर ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, और कोई भी सरकार हुँ, इसके पक्ष में नहीं हो सकती है। हुँ, व्यक्ति के चरित्र में, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जब तक चारित्रिक उत्थान नहीं होगा तब तक इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसको कोई नियम कानून से नहीं रोका जा सकता है। तो हर सरकार प्रयास करती है कि अपने जनता को बेहतर जीवन दे, बेहतर सुविधाएँ दे, और हुँ, उसमें हर सरकार कोशिश करती है। हुँ, तो ये सरकार से रिलेटेड समस्या नहीं है, ये व्यक्ति से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड समस्या है। इसके लिए हम आपको जागरूक होना पड़ेगा, और सभी को अपने स्वार्थ और अपना स्व केंद्रित जो हमारी जीवन जीने की शैली है उसको बदल करके समाज केंद्रित जीवन जीने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता हाँ, ये मेरी निजी सोच भी है, मेरी अपनी निजी राय भी है कि जब तक जनता आवाज़ उठाना नहीं चालू करेगी, कोई भी नेता, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। अगर जनता खुद अपने अपने ज़रिए ही अगर कोई अपना क्वेश्चन उठाने लगे, आवाज़ उठाने लगे, उसके खिलाफ लड़ने लगे, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई उपाय हो नहीं सकता है, किसी भी फील्ड में। अगर भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बढ़िया यही उपाय है। है। जी। खैर, अभी भी थोड़ा हम लोग एजुकेशन पे फोकस करते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के लिए कतराते हैं, वो भेजते नहीं हैं। इसके लिए आप उन अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपके दिमाग का भ्रम है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, या सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी नहीं बनते। मैं खुद उदाहरण हूँ कि मैं प्राथमिक विद्यालय, अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके
और देश का सर्वोच्च परीक्षा पास करके आज रेल मंत्रालय में मैं कार्यरत हूँ। पढ़ने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में भी रह करके पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा को आप देश के किसी भी प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देंगे, वो नहीं पढ़ेगा। पढ़ने के लिए विद्यालय और टीचर महत्वपूर्ण नहीं होता है। पढ़ने के लिए 3 चीज़ों की सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे के मन में लगन होना चाहिए, बच्चा अनुशासित जीवन जीना चाहिए, छात्र जीवन में आपके प्रथम कर्तव्य है पढ़ाई, और टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, समय का प्रबंधन आना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ जिस बच्चे में होगा, वो बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी हो सकता है। और ये 3 चीज़ नहीं है तो आप देश विदेश किसी भी अच्छे विद्यालय में पढ़िए, आप जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आप तो आईआरटीएस में अधिकारी रहते हुए बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो आपने बलिया से चालू किए हैं, और भी आने वाले समय में अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे ट्रेन हैं जो चालू होंगे, दिल्ली की बात कर ले, मुंबई बात कर ले, कुछ ऐसा आपकी नज़र में हो? देखिए, मैं उत्तर रेलवे में कार्यरत हूँ, ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ट्रेन जो है भारत सरकार रेल मंत्रालय चलाती है, किसी ऑफिसर और किसी व्यक्ति विशेष के चलते ट्रेन नहीं, नहीं रिक्वेस्ट चलती की है। मैं बात कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने ज़िले के लोगों के जीवन स्तर को सुधारूं, और हमसे जो भी मदद हो सकता है उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे संज्ञान में जो चीज़ भी आती है उसको पूरी ईमानदारी से और स्पष्ट नियत के साथ मैं करने का प्रयास करता हूँ, और उसी क्रम में जो भी समस्याएं हमारे पास आती है मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हमारे ही क्षेत्र से आपके भी क्षेत्र अगर बात कर ले तो नज़दीक एक स्टेशन है, रेवती स्टेशन, जिसे अब हाल्ट में तब्दील कर दिया गया है। बहुत सारे लोग उसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे थे। हमारे जो माननीय वर्तमान सांसद जी हैं, वो संसद भवन में उसके लिए आवाज़ भी उठाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक वो स्टार्ट हुआ या फिर इस पर कोई अभी आगे कार्यवाही हुई है। आपकी क्या उसमें पहल है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ भी मैं बोलने में अपने को असहज महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये पॉलिसी डिसीजन है और उससे किसी जनता को कोई नुकसान नहीं है, और बहुत सारी नई ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ है, सुविधाएं बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी। और मेरा सबसे निवेदन है कि इसको राजनीतिक प्रश्न न बनाया जाए। ये सरकार का पॉलिसी है और कोई भी सरकार आएगी इसको बदल नहीं पाएगी, और सरकार तकनीक का जब प्रयोग करती है तो इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और जिस स्टेशन की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे पहले से ज़्यादा सुविधाएं बन रही। आप मान लीजिए कि स्टेशन हो जाए और कोई गाड़ी न रुके, तो वैसे स्टेशन का लेकर क्या करना है? तो नाम पे जाएंगे या काम पे जाएंगे? मेरा मानना है काम पे जाना चाहिए, जिसके बाद आपकी कई नई ट्रेनों का वहाँ ठहराव हो रहा है, नई ट्रेनों का संचालन हो रहा है, वहाँ सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं, तो आप उस पे जाइए। आपकी ट्रेनों की पंक्चुअलिटी इम्प्रूव हुई है, सेफ्टी इम्प्रूव हुई है, उस पे जाइए। कि आप लकीर का फ़कीर बन करके उसके पीछे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मेरे सबसे विनम्र निवेदन है कि सरकार के कोई भी निर्णय किसी जनता के खिलाफ नहीं होता है। कोई भी सरकार हो, हर सरकार चाहती है कि जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। ठीक है। आपने एक अभी हाल ही में मोबाइल अस्पताल करके कोई योजना चालू की अपने क्षेत्र में, क्या है वो? हमारे यहाँ जैसा कि पहले भी हमने बोला कि हॉस्पिटल्स तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, डॉक्टरों की जितना अटेंटिव डॉक्टर होने चाहिए वो नहीं है। जितने डॉक्टरों को मरीजों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है, जिसके चलते कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और हमारे ज़िले के अधिकांश लोग रेफ़र होकर के बलिया से मऊ और बनारस जाते हैं और रास्ते में दम तोड़ देते हैं, जो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस समस्या का जो समाधान मेरे दिमाग में आया, उसके तहत हमने अपने लोगों के अपनी नेटवर्किंग का प्रयोग करके एक मोबाइल हेल्थ यूनिट, स्वस्थ जीवन एक्सप्रेस के नाम से हमने एक मोबाइल हेल्थ यूनिट स्वीकृत कराया है। अच्छा। जिसमें एक बड़ी बस होगी, उसमें डॉक्टर होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, उसमें सभी प्रकार की जांच है, इवन की पैथोलॉजी की भी सुविधा है, ईसीजी की सुविधा है, आई टेस्टिंग है, फ्री मेडिसिन है। अच्छा। और वो बस हर दिन 2 गांव में जाएगी, और पूरे हमारे क्षेत्र में लगभग 160-65 गांव है, 165 गांव है। वैसे पंचायतें 165 है, गांव तो इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरा लक्ष्य है कि डॉक्टर आपके दरवाजे पे जाए और आप वहीं पे सारी प्रकार की जांच करवा लें। अगर कोई
दुर्भाग्यवश कोई ऐसी बीमारी पकड़ में आती है तो आपको वहीं पे दवा मिल जाएगा। और हर 2 महीना पे एक मेगा हेल्थ कैंप हम लोग कराएंगे, जिसमें 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे। प्रारंभिक जांच में जो गंभीर बीमारियां पकड़ में आएगी उसकी जांच के लिए आगे क्या कार्रवाई की जाएगी वो विशेषज्ञ टीम आपको सलाह देगी। उसके बाद उस पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये मोबाइल हेल्थ यूनिट जो स्वस्थ जीवन एक्सप्रेस के नाम से चलेगी, पूरे क्षेत्र में हर गांव में जाएगी। हर गांव में प्रिवेंटिव चेकअप, 2 तरह की चेकअप होता है। एक होता है कि आप बीमार पड़ गए, चेकअप करा करके दवा खा रहे हैं। आप बीमार ना हो इसके लिए परीक्षणों की ज़रूरत होती है, खून जांच की ज़रूरत है, डॉक्टर्स के परीक्षण की ज़रूरत होती है। उस पर मेरा फोकस है कि कोई बीमार ना पड़े ताकि दवा की ज़रूरत पड़े, एक तरह से फुल बॉडी चेकअप। हाँ, इसलिए हमने हर गांव में उसको भेज करके सारे लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि उस सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि ये सेवा एक ऐसी सेवा है जहां पे एक स्किल्ड डॉक्टर आपके दरवाजे पे रहेगा और आपकी ज़रूरत के हिसाब से दवा भी निःशुल्क देगा। कब से शुरू हो जाएगा ये? 12 जुलाई को हम लोग उद्घाटन करेंगे। अच्छा। और ये फर्स्ट 6 मंथ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। अगर ये सफल होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भी इसको जारी रखा जाए। मतलब इसकी कोई अवधि है, कब तक चलेगा ये? अभी प्रथम 6 मंथ के लिए स्वीकृत है। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा, जनता का डिमांड रही और जनता को लाभ होगा तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, नेचर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप अभी शायद आज ही कहीं से वृक्षारोपण करके आए थे, कहीं आपकी योजना थी, कार्यक्रम था, उसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं वृक्षारोपण हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं कि मेरे आवास एक फलदार पेड़ का प्रवास। मतलब ये होगा कि हर घर पर एक फलदार पेड़ होना चाहिए। सरकार भी वृक्षारोपण करती है पर्यावरण संरक्षण के लिए, लेकिन हम थोड़ा उससे एक स्टेज आगे की सोचते हैं। पर्यावरण, वृक्ष लगाने से पर्यावरण संरक्षण होता है, प्रदूषण कम होता है, लेकिन फलदार पेड़ जब हम लगाते हैं तो प्राकृतिक संतुलन बनता है। क्योंकि फलों पे, फूलों पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं इस हमारे पारिस्थितिक, हमारे धरती पे, जो फल और फूलों पे निर्भर हैं। तो अगर हम जंगली पेड़ लगाएंगे तो उसमें कोई फल नहीं होता और वो वहाँ पे वो परेशान होते हैं। और उसी का रिजल्ट है कि गांव में जंगली जानवर आजकल आ गए हैं, बंदर हर गांव में हैं और गांव में जीना दिक्कत हो गया, काफ़ी वो परेशानी हो रही है, लोगों को काट ले रहे हैं, लोगों को धक्का दे दे रहे हैं। और गांव के जो छोटे मोटे जो आप सब्जियां उगाते हैं, फल फूल के पेड़ है, उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर पर्याप्त मात्रा में फलदार पेड़ लगा दिया जाए तो उससे जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी कम होगा और प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। इस पृथ्वी के चक्र में जितने भी जीव जंतु हैं सबको आहार पाने का अधिकार है। उसी के तहत मेरे आवास एक फलदार पेड़ कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और आज हमारा 31वां गांव था। 31 गाँव में हम लोगों ने अभी तक वृक्षारोपण किया, लगभग 7100 पेड़ हमने लगाया है। अच्छा। और अभी तक, आज तक का, उसमें हम मान के चलते हैं कि 20-30% पेड़ नहीं लगेंगे। हाँ, वो तो... लेकिन इसके बावजूद भी अगर 5000 पेड़ लग गए हैं और वो पेड़ 5000 पेड़ का बगीचा कितना बड़ा विशाल बगीचा होगा, तो मैं मानता हूँ कि एक बड़ा अभियान है। हम लोग धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ रहे हैं, लोग, हमारे समाज और क्षेत्र के लोग उससे जुड़ रहे हैं और इसकी काफ़ी सराहना भी हो रही है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने 200 गाँवों में इसको हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएं। जनता से हमारा निवेदन है कि जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के वृक्ष हैं। आम, कटहल, जामुन, आंवला, बेल और अमरूद के पेड़ हैं। आपके दरवाजे पे इसलिए लगाया जा रहा है कि खेत में अगर लगा दिया जाएगा तो जानवरों से सुरक्षा, गर्मी के दिनों में पानी डालने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपके दरवाजे पे अगर पेड़ होगा तो कोई भी एक लोटा जल उसमें डाल देगा, आप उसको संरक्षित कर लेंगे। और एक भी पेड़ अगर आपके दरवाजे पे लगता है तो पर्यावरण संरक्षण के अलावा आपके पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। हमने बात कर लिया शिक्षा पे, हमने बात कर लिया स्वास्थ्य विभाग पे, हमने बात कर लिया एनवायरनमेंट पे, बात करते हैं युवा पे। केवल अपने क्षेत्र के युवा पे हम लोग फोकस करेंगे। उनके बारे में आपकी कोई ऐसी योजना हो आगे चल के, जैसे रोजगार की बात करें तो? देखिए, मैं युवाओं से हमेशा कह रहा हूँ कि देखो, 15 से 25 साल पढ़ने की उम्र होती है, गंभीर पढ़ाई की उम्र होती है। और छात्र जीवन में आपका सबसे बड़ा प्रमुख कर्तव्य होता है अध्यापन करना। आप पढ़िए, पढ़ाइए।
हमारे क्षेत्र के युवाओं की जो प्रमुख समस्या है कि हम सर्टिफिकेट तो हाथ में ले लेते हैं, हम्म, लेकिन अगर गैर तकनीकी शिक्षा में अगर हमारा सर्टिफिकेट है, तो हमारे पास उस विषय की महारत हासिल नहीं है, उस विषय का बृहद ज्ञान नहीं है। और तकनीकी शिक्षा अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो हम स्किल्ड नहीं हैं, हुनरमंद नहीं हैं। तो सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती है। हम्म, आपको शिक्षा का स्तर सुधारना होगा, आपका लेवल ठीक करना होगा। आप तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, और हाँ, गैर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं तो आपको अपने विषय का बृहद नॉलेज होना चाहिए। अगर दोनों में अगर आप असफल हैं तो कम से कम कंप्यूटर, इंग्लिश और अर्थमेटिक पे विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। अगर ये 3 विषयों पे विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं तो आपको नौकरी की कहीं समस्या नहीं है। सरकारी के अलावा निजी क्षेत्र में बहुत सारी नौकरी के अवसर हैं, आप उसमें जा सकते हैं। तो मैं युवाओं से यही बोलूँगा कि पढ़ने के उम्र में ठीक से पढ़िए। अगर आपने 8-10 साल मेहनत किया तो आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर 8-10 साल आपने मौज मस्ती में निकाला तो अगले 40-50 साल आप मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का आजीविका चलाएंगे। आपकी परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरने वाला नहीं है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर सप्लाई सेंटर बने रहेंगे। आपके मेहनत और ऊर्जा से दूसरे प्रदेश के लोग करोड़ों और अरबों रुपया कमा रहे हैं, और आपका परिवार, आपका बाल बच्चा वहीं का वहीं रह जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि पढ़िए तो ठीक से पढ़िए और स्किल्ड बनिए, विशेषज्ञ बनिए। और दूसरा जो मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी आने वाला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, ड्रोन ऑपरेशन का है हम्म, और स्किल्ड मैन पावर का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन ऑपरेशन और स्किल्ड मैन पावर के लिए हमारे प्लान हैं। अभी चूंकि प्राइमरी स्टेज में है इसलिए मैं अभी बताना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अगले 20-25 साल तक लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और आप अगर वास्तव में अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय बनाना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन मेंटेनेंस, उस पर आप कोर्स फोकस करिए और स्किल्ड मैन पावर के तौर पे अपने को प्रोजेक्ट करिए। अगर तीनों का भविष्य है, इसके अलावा जो अंतिम भविष्य है वो स्वास्थ्य सेक्टर में है। अगले 20-25 साल स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी विस्तार होने वाला है, उसमें आपकी नौकरी की अवसर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात कर दें तो बहुत सारी योजनाएं वो किसानों के लिए लागू करके रखे हैं। आपकी क्या राय है, जो किसान है जो कुछ बेहतर करे, कुछ ऐसी खेती करे जिससे उनको कुछ अच्छा इनकम हो? देखिए, ये किसानों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बलिया 2 नदियों, बलिया बेसिकली पूर्वी क्षेत्र, बलिया का पूर्वी क्षेत्र 2 नदियों के दोआब में है, गंगा और घाघरा। और यहाँ पे अधिकांश किसानों के पास जो लैंड होल्डिंग है, जमीन है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आप कमर्शियल खेती नहीं कर सकते, मैकेनाइज खेती नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि हमारे किसानों की दुर्दशा इसलिए खराब है कि हम 1 बीघा, 1.5 बीघा, आधा बीघा की खेती करते हैं। आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 जगहों पे है, तो आप कोई इंटीग्रेटेड वे में कोई कमर्शियल खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए चकबंदी कराना ज़रूरी है। अगर चकबंदी होता है, आपके पास 5 बीघा, 10 बीघे का एक चक मिल जाता है, उसमें आप प्लानिंग करके अच्छी बोरिंग करा सकते हैं, ट्यूबवेल करा सकते हैं, फेंसिंग करा सकते हैं, या कोई कमर्शियल खेती के लिए आप प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। तो उस प्रमुख समस्या है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं अपने ज़िले में, और उसके चलते हमारे किसान जो है वैज्ञानिक विधि से कमर्शियल खेती नहीं कर पा रहे। उसको सुधारने की, जब तक आप कमर्शियल खेती नहीं करेंगे तब तक ट्रेडिशनल खेती से आपके परिवार का खाना पीना तो चल जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे कि खेती से कुछ पैसा अर्जित कर ले, वो संभव नहीं। तो मेरा मानना है कि चकबंदी करके बड़े बड़े चक हों। और दूसरा, हमारे ज़िले में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो बहुत ज़्यादा है। और पहले कुछ लोगों के पास 20 बीघा, 50 बीघा, 40 बीघा ज़मीन होती थी, और धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और टुकड़ों में बढ़कर किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 5 बीघा है। तो वो 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा में आप सिर्फ आजीविका के साधन के तौर पर उसको यूज कर रहे हैं, उसको व्यवसाय के तौर पर आप नहीं प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास होल्डिंग कम है। जब लैंड होल्डिंग कम है
तो आप व्यवसायिक खेती कर ही नहीं सकते। हाँ, जाहिर सी बात है। और दूसरी एक चीज़ है जो हमारे किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि अब थोड़ा बहुत मैकेनाइज खेती जो हो रही है, ट्रैक्टर का यूज हो रहा है और थ्रेसर का यूज हो रहा है और तमाम फसल काटने की मशीनें आ गई हैं और मड़ाई और गुड़ाई के लिए मशीनें आ गई हैं। परिवार में एक आदमी जितना उसका अपने ज़मीन से जो पैदा करता है, 5 आदमी मिल करके भी उतना ही पैदा करता है। तो जो सीमांत किसान हैं, इन किसानों को ज़रूरत है कि आप कम से कम आदमी खेती में लगाइए और अन्य लोगों को स्वरोजगार और नौकरी चाकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी आपके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, 5 बीघा ज़मीन है, 5 भाई उसी में लगे हुए हैं, इससे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि एक आदमी भी उतना ही पैदा करेगा, 5 आदमी मिलकर के भी उतना ही पैदा कर रहा है। तो वो जो 4 लोग एक्स्ट्रा हैं, उनको आप किसी दूसरे व्यवसाय में, दूसरे रोजगार में, दूसरे कामों में लगाइए, ताकि वो भी कुछ अर्निंग करे। कुछ किसान अपना खाने पीने के सामान का पैदावार कर लेते हैं, और जब सब मिल करके जब प्रयास करेंगे, तब आपके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक होती है। ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको। एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपका सारा समाज सेवा है, इसको लेकर देखिए आलोचक हर कोई के होते हैं, आपके भी हैं, देश के प्रधानमंत्री गांधी जी तक के आलोचक थे। कुछ आलोचकों का कहना है कि आप जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक फेस के लिए कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि राजनीति किसी का विरासत नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो योग्य होगा वो नेतृत्व करेगा। मैं किसी विरासत का नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति को व्यवसाय बनाना, रोजगार का साधन बनाना, वो गलत है। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको आप पूछिए कि आपकी पहचान क्या है। आपकी पहचान ये है कि आप किसी राजनीतिक विरासत के लोग हैं और आपके लिए राजनीति व्यवसाय है, पैसा कमाने का साधन है। मैं एक अच्छे पद पे हूँ और सरकार के जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करता हूँ। अगर हमारे जैसे लोग, मैं नहीं बोलता कि मैं ही, लेकिन अगर योग्य लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी और राजनीति द्वारा क्या सेवा की जा सकती है उसकी मिसाल पेश हो सकती है। तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके विचार है, मैं सकारात्मक कार्य करता हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ, लेकिन इतना मैं मुझे मालूम है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जो योग्य होगा उसी को जनता नेतृत्व करने के लिए आगे आती है। नहीं, विरासत वाले लोग विरासत इसलिए संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास काम करने के लिए, राजनीतिक काम करने के अलावा कोई साधन नहीं है। तो आलोचना तो होगी, लेकिन आलोचना से मैं घबराने वाला, मेरा लक्ष्य जीवन का ये नहीं है कि मैं विधायक और सांसद बनूं। मेरा लक्ष्य है कि मेरे प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव से अपने क्षेत्र के लोगों को, जो बलिया को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, इसके लोगों के जीवन स्तर को मैं अपने अनुभव से कैसे लाभान्वित कर सकता हूँ, बेहतर बना सकता हूँ, उसके लिए मैं जिस पद पे हूँ किसी विधायक और सांसद से कम थोड़े ना है। मेरा लक्ष्य विधायक सांसद बनना नहीं है, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, शिक्षा के स्तर को सुधारना है, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कैसे कर सकता है वो मेरा लक्ष्य है, युवाओं के हाथ में रोजगार कैसे दिया जा सकता है वो मेरा लक्ष्य है। पद पाना नहीं, पद तो भगवान ने दिया है, मेरे पूर्वजों के माता पिता के आशीर्वाद से मेरे पास पद है। मेरी वैसा तो नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ और रोजगार खोजने आ गया हूँ। मेरी 9 साल नौकरी है, अभी मेरे 8 से 8.5 9 साल नौकरी है। अच्छा। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ और रोजगार खोजने आ गया हूँ। मैं आराम से, अगर मेरा लक्ष्य कुछ पद पाना होता तो मैं तो भारत सरकार के बहुत बड़े पद पे हूँ। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने जीवन में जो भी शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया, उससे हम अपने क्षेत्र, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ, उस मिट्टी को मैं क्या चुका सकता हूँ, उसके लिए मैं घूमता रहता हूँ। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। पद तो भगवान ने दिया है और वो कोई छीन भी नहीं सकता। हाँ। और वो कोई अस्थाई भी नहीं, वो कोई अस्थाई भी नहीं है। दर्द यह है कि मैं किसान सामान्य परिवार का बेटा हूँ और जो लोग राजनीतिक विरासत वाले लोग हैं, अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है, इसलिए उनको मेरे खिलाफ बोलने, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने, मेरे की आलोचना करने के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं बोलता हूं कि मैं एक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल हेल्थ यूनिट लेकर आया, आप 4 लेकर आइए, मैं तो आपको कभी मना नहीं किया। मैं शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगा रहा हूँ, 30 विद्यालयों में लाइब्रेरी बना रहा हूँ। स्कूल जो टूटे फूटे हैं, शौचालय नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम उसको ठीक करा रहे हैं। उसके लिए उत्तम मॉडल स्कूल हम बनवा रहे हैं, हम सोलर लाइट लगवा रहे हैं, हम तमाम इलेक्ट्रिक सौदागरी के लिए लगे हुए हैं।
तो हम अच्छे काम कर रहे हैं, आप भी अच्छा काम करिए। अगर आपके अंदर योग्यता है, जनता आपको मौका देगी। हमको मैं कोई महत्वाकांक्षी नहीं हूँ कि मैं पद के लिए लालायित हूँ। अरे पद तो हमारे पास है, प्रतिष्ठा हमारे पास है, एक देश का सब सर्वोच्च परीक्षा पास करके आए हैं, इसी मिट्टी से निकल करके। मुझे क्या चाहिए? मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि ये तपोभूमि है बलिया, संत महात्माओं की धरती है, आशीर्वाद मिलता रहे और मैं ऐसे ही जनसेवा करता रहूँ। जिसको पद की लालच है वो परेशान है, मुझे कोई पद की लालच नहीं। मैं अच्छे पद पे हूँ, अच्छे शहर में हूँ और ये संघर्ष, ये मेरा सेवा भाव कुछ पाने के लिए नहीं है। अगर मुझे जीवन में कुछ पाने की लालसा होती तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ ठीक हूँ। मैं अपने अनुभव से किसी के, अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन कैसे बेहतर कर सकता हूँ, वो देने के लिए मैं घूमता हूँ। इतनी गर्मी में, ठंडी में, बरसात में मैं काम करता रहता हूँ। 2 दिन 4 दिन के लिए आता हूँ। मैं सुबह से लेकर रात 12 बजे तक लगा रहता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ, हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। तो मुझे, मेरा जीवन ही ऐसा है भाई। हमारे जैसे बहुत सारे अधिकारी हैं, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। हाँ। तो सेवा करने से आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं तो राजनीतिक बात नहीं करता, मैं किसी भी मंच पर राजनीति की बात नहीं करता, मैं किसी की शिकायत नहीं करता, मैं सभी बड़ों का सम्मान करता हूँ। छोटों से हमारा बहुत अच्छे संबंध है, जितने युवा हैं उनसे अच्छे संबंध हैं। तो आपको मेरी आलोचना करने की क्या ज़रूरत है? आपके अंदर अगर गुण है और आप अच्छे कर्म करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप बड़ा काम करिए। जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी। और जनता 10-20 लोग नहीं होते हैं। जनता, हमारे क्षेत्र में 3 लाख लोग हैं, तो 3 लाख लोग फैसला करेंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये तो जनता के ऊपर है। और मुझे मालूम है कि जनता को एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बार-बार नहीं। लोकतंत्र में किसी को एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बार-बार नहीं। जनता सब समझती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है और कौन आदमी सामाजिक सेवा के नाम पे क्या कर रहा है, कौन आदमी किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता है। ठीक है, इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए हमें। बाकी फिर मिलेंगे कभी आपको, और बहुत हमारे तरफ से भी धन्यवाद, आपके लिए साधुवाद बहुत इस धन्यवाद, समाज सेवा के लिए। ठीक है। बहुत